नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग पॉलिटी के पीवाईक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं तो वो वाली क्लास आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी। 4 से 5 दिन में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की और उसके बाद 4 से 5 दिन में इंडियन ज्योग्राफी की पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे। और शाम को एक आपकी क्लास आती रहेगी, तो उसमें हम लोग हिस्ट्री के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस माध्यम से सारे पीवाईक्यू हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और आवाज मेरे ख्याल से अब ठीक आ रही होगी। आवाज पे पूरा काम कर लिया गया है, तो आवाज ठीक आएगी। अब हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं। और देखिए, इसका माध्यम ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से हम लोग क्लासेस पूरी कंप्लीट कर लेंगे। जो कंप्लीट क्लासेस है वो तो चली रही है। यहाँ से हम लोगों को ये पता चलेगा कि क्लास के माध्यम से और यहाँ से क्या मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, है ना, कौन से क्वेश्चन ट्रेंडिंग कर रहे हैं। तो ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे हमारा पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। ये चीज हो गई समझ में। देख लीजिए, क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद ये बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे कि क्या पढ़ना जरूरी है क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मांड, कल क्लास जो आई थी हमारी, तो वो आई थी ब्रह्मांड पे ही आएगी। और भी इसमें काफी टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन। पहला देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है, ये निम्नलिखित में से कौन से उद्भव की व्याख्या करती है? तो ये करती है ब्रह्मांड। बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड की जो है व्याख्या, इसको समझाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश गंगा, जो मिल्की वे जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वर्गीकृत की गई है। तो कहाँ पे वर्गीकृत, किस टाइप से वर्गीकृत की गई है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में उसको वर्गीकृत किया गया है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप क्लास के साथ साथ इसको सॉल्व करते चलोगे तो बहुत जल्दी आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो अपने हिसाब से करोगे तो लंबे आप लोग चले जाओगे, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और अब इतना टाइम नहीं बचा है, सिर्फ आज से 55 दिन आप लोगों के बचे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। हम लोगों ने डिटेल्स वीडियो में पढ़ा भी है चंद्रशेखर सीमा क्या होता है। 1.44 जो सौरिक द्रव्यमान होता है, वह सीमा निश्चित करता है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृष्ण छिद्र मतलब जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बार बार इसको घुमा पूछता रहता है। तो इसको बोलना है हम लोगों को, एस चंद्रशेखर ने इसको सिद्धांत को दिया था। ये हम लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। कथन और कारण नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है। कथन और कारण देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ब्लैक होल है एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये दूरबीन से इसको बिल्कुल नहीं देख सकते। और जो ब्लैक होल है, इसके ध्रुवीय क्षेत्र में इतना इतना प्रबल है ये कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, मतलब प्रकाश को भी सोख लेता है ना। वो भी नहीं दिखता है इसमें। तो ये दोनों राइट आंसर है और ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। पूछा है कि सुपरनोवा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सुपरनोवा क्या है। तो ये एक ग्रहिका है, बोल रहा है ग्रहिका है, नहीं है। एक ब्लैक होल है, बिल्कुल भी नहीं है। पुक्षल तारा है, बिल्कुल नहीं। एक मृतपाय तारा है ये सुपरनोवा, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है इसमें से? देखिए, पल्सर पाया जाता है, ब्लैक होल भी पाया जाता है, क्वाशर भी पाया जाता है। ब्रिटल स्टार जो है, ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ना। ब्रिटल स्टार यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ये ब्रिटल स्टार जो है, ये एनिमेलिया जगत, काइनोडर्मेटा और ओफियोरोडिटा वर्ग से संबंधित है। ये एक समुद्री जीव है ना, इसको देखना है। तो इस टाइप के बीच बीच में ये शब्द डाल देता है कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो अगर हम लोगों को पता है तो ये हम लोग लगा के और आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहते हैं? देखिए, ताराओं के समूह को हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ताराओं के समूह को तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल और नक्षत्र एक ही चीज होती है, तो नक्षत्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? तो नाम क्या है वो उसी समय का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, ये देखना है। टेलीमीटरिंग, देखिए टेलीमीटरिंग तो है। भारहीनता है, भारहीनता बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और स्पेशल लूनर है, ये भी है। व्हाइट, व्हाइट नहीं है। व्हाइट क्या है? ये तो देखिए, व्हाइट तो जो कंप्यूटर प्रणाली है इसमें आता है। व्हाइट, एमबी, जीबी, टीबी, है ना, इस टाइप से ये वहां का है। अब आ गए हम लोग सौर मंडल पर। सौर मंडल के बारे में पहला क्वेश्चन क्या है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए, जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया 1992 में, उस समय ग्रहों की संख्या 9 ही थी, है ना। लेकिन अभी अभी के टाइम पे कितनी है? 8 है। अब भाई 8 कौन सा है? तो कौन सा हटा दिया गया? जो लास्ट वाला हमारा था प्लूटो, इसको अब यहाँ से ग्रह की वहां से हटा दिया गया और इसको अब बौने ग्रह में डाल दिया गया, है ना। डॉर्फ प्लैनेट जो है उसमें अब इसको भेज दिया गया। तो अब अगर पूछे क्वेश्चन कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो अब है 8। भाई कौन कौन से हैं?
ये हम लोग देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं सूर्य की दूरी के अनुसार। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आएगा आपका बुध, है ना। बुध के बाद फिर क्या आता है, शुक्र। शुक्र के बाद फिर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगी पृथ्वी, है ना। पृथ्वी के बाद फिर मंगल, मंगल के बाद फिर क्या आ जाएगा, बृहस्पति, है ना। बृहस्पति के बाद फिर क्या आएगा यहाँ पर, शनि। शनि के बाद आ जाएगा आपका यूरेनस, यानी कि यूरेनस यानी कि अरुण, है ना। और फिर यहाँ पर आ जाएगा वरुण, वरुण यानी कि नेपच्यून, है ना। तो ये हो गए हमारे आठों के आठों जो वो है ग्रह, वो हो गए। ठीक है, ये समझ लिया होगा आपने। अब इसमें ये देखते हैं कि याद कैसे करें। देखिए सबसे पहले बीच में पृथ्वी को रखिए, पृथ्वी से पहले याद रख लीजिए बुध, बुध के बाद बृहस्पति आता नहीं है ना, तो बृहस्पति इस साइड चला जाएगा। बृहस्पति से पहले के बाद आएगा शुक्र, तो बुध और शुक्र इधर हो गए। अब यहाँ मंगल, मंगल के बाद बुध आता है तो बुध यहाँ हो गया। फिर बृहस्पति, बृहस्पति यहाँ हो गया। ठीक है, बुध मंगल बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र आता है तो शुक्र यहाँ हो गया। फिर आएगा शनि तो यहाँ हो गया। दो यहाँ छोड़ छोड़ के मंगल, मंगल के बाद आएगा बुध तो बुध पहले ले लिया हमने। फिर आएगा बृहस्पति, फिर शुक्र आएगा तो शुक्र भी पहले ले लिया। पृथ्वी के पहले कौन से हो गए, बुध और शुक्र। यहाँ हो गए मंगल बृहस्पति शनि, फिर इसके बाद अरुण और वरुण, है ना। ये याद हो गए हमें कि नहीं हो गए। अब इसी हिसाब से वो पूछता है कि मतलब अगर साइज के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो लास्ट के जो है ना यही साइज में रहेंगे। देखिए यहाँ से जो है ना मंगल के बाद से ये हम लोग साइज में ले लेंगे, है ना। तो ये चारों हो जाएंगे। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध, है ना। इस टाइप से साइज के अकॉर्डिंग भी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का, नहीं यहाँ पर नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे अभी कुछ छूट गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है। क्या सत्य है, ये प्रकाशहीन होते हैं, प्रकाशहीन होते हैं और किंतु चमकते नहीं है, तो ये गलत है बिल्कुल। ग्रह चमकते रहते हैं, है ना। ये अप्रकाशवान होते हैं और होते हुए भी चमकते हैं, अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये चमकते हैं। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, है ना। सूर्य के निकटतम ग्रह है, अभी हम लोगों ने देख लिया जस्ट। तो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, सबसे निकट में कौन सा है, बुध है। साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बुध से छोटा है ना। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, बिल्कुल राइट है ना। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। सबसे ज्यादा भोर का तारा, सांझ का तारा, इसी को कहते हैं, तो ये भी सही है। सौरमंडल का मंद गति वाला ग्रह मंगल है। देखिए मंद गति, जैसे मान लीजिए ये सूर्य हो गया, तो सूर्य से जो सबसे ज्यादा दूरी के स्थान पे होगा वही ना सबसे धीरे धीरे जो है वो करेगा, उसका चक्कर लगाएगा, तो मंद गति उसकी होगी। तो सबसे लास्ट में कौन सा हम लोगों ने देखा था, वरुण, है ना। वरुण देखा था ना 8वें नंबर पे, नेपच्यून, इसी को नेपच्यून बोलते हैं। तो वरुण होगा ये, ना कि मंगल। तो ये हो जाएगा गलत आंसर, है ना। तो डी वाला इधर पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, कौन सा लगाएगा, तो भी हम लोगों ने देखा है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाएगा, जो सबसे नजदीक होगा, है ना। सबसे नजदीक कौन सा है, बुध, है ना। तो बुध ही लगाएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी परिक्रमा कर लेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिना उपग्रह के है, तो देखिए बिना उपग्रह के दो ग्रह हैं यहाँ, कौन कौन से हैं, बुध और शुक्र। इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, तो बुध और शुक्र याद रखना, ये क्वेश्चन आता रहता है, 2016 मेंस में पूछा था इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा कहते हैं। तो भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये तीनों हम लोग कहते हैं शुक्र को, है ना। शुक्र को बार बार पढ़ते रहते हैं। और चमकीला तारा भी इसी को कहते हैं, सबसे ज्यादा चमकीला यही तारा होता है। तो ये तीन चार चीजें इसके बारे में हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है। मैगलन अंतरिक्ष यान उसी समय 11 का है, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष झुकाव में लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, कौन से का है, तो ये है मंगल का, है ना। मंगल ग्रह का ये है, इसके समतुल्य। जब तो हम लोग बोलते हैं ना मंगल पे भी जीवन की आशा है ना। ये सब मंगल के लिए ही बोलते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन मंगल के विषय में। ठीक, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो कौन से में है, अभी अभी हम लोगों ने बात की है मंगल में। मंगल में वहां पे बात हो रही है, और बृहस्पति भी इसी के सेम है। तो बी और सी दोनों हो जाएंगे, तो बी और सी इसका ऑप्शन माना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सब पता है हम लोगों को, कौन सा है। बृहस्पति का वलय होता है, कैसा होता है वलय,
सिलिकेटों का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के है ना। और कौन कौन से ग्रह के भी है? बृहस्पति के भी चारों ओर है। अभी हाल ही इससे पहले क्वेश्चन देखा है ना, बृहस्पति का वलय कौन सा है? तो बृहस्पति का वलय है सिलिकेट का, ठीक। तो अब बात आती है कि वलय कौन कौन से ग्रह में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है बृहस्पति में, शनि में, है ना। और कौन कौन से में? अरुण में और वरुण में, मतलब यूरेनस में और नेपच्यून में, ठीक है। ये चारों ग्रह हम लोगों को याद रखना है, इनमें वलय पाई जाती है। क्योंकि ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से ग्रह में वलय नहीं पाई जाती है, तो हमें ये चार पता रहेंगे तो हम लोग आराम से आप आंसर लगा लेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान केशनी जून 2004, तो ये उसी समय का क्वेश्चन है, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। शनि ग्रह है, शनि ग्रह क्या है? प्लूटो से ठंडा है, प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, जुपिटर से गर्म है। तो देखिए ये सीधी सी बात है कि ये हम लोगों को पता चल जाएगा कि सूर्य से किसकी दूरी सबसे ज्यादा है, और उस अकॉर्डिंग ये पता चल जाएगा। तो नेपच्यून से ये गर्म है, क्योंकि नेपच्यून से पहले ये आ जाता है सूर्य के पास। देखिए हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था ये है शनि, और इसके बाद ये लास्ट में आता है नेपच्यून। तो शनि सूर्य के नजदीक नेपच्यून से पहले आ जाता है, तो आप आंसर क्या हो जाएगा? शनि जो है वो नेपच्यून से ज्यादा गर्म है ना। तो यहाँ पर देखिए यही है ऑप्शन में कि नेपच्यून से गर्म है, ठीक। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझनी है, जो चीजें हम लोगों ने देख ली है उतने में ये क्वेश्चन होते चले जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा उपग्रह है। तो टाइटन किसका है? शनि का। ट्राइटन, ट्राइटन किसका है? तो ये याद रखना, ये वरुण का है, ठीक। ये चीज हम लोगों को याद रखना है, ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन रहता है। टाइटन पूछे तो शनि, ट्राइटन पूछे तो वरुण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय कौन सा लेगा? जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगा, है ना। बुध तो लेगा नहीं, बुध तो सबसे ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट में क्या है हम लोगों ने देखा है? वरुण, नेपच्यून, मतलब नेपच्यून यहाँ पे आ जाएगा राइट ऑप्शन में, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह हमने साइज के अकॉर्डिंग भी देख लिया था कि साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन से ग्रह हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? लास्ट में कौन सा आ रहा था? बुध आ रहा था, है ना। तो बुध यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, अगर वो दो लाइनें याद हो गई कि एक सूर्य से नजदीक और दूर वाले ग्रह, और एक वो वाली लाइन जो कि साइज के अकॉर्डिंग ग्रहों की, है ना। ये दोनों सीक्वेंस आप लोग याद कर लोगे तो कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा आप लोग क्वेश्चन जरूर कर लोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है। तो किसके चंद्रमा है ये लोग? तो निक्स और हाइड्रा याद रखना प्लूटो के चंद्रमा है, ये याद करने वाली चीज है, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। तो ये कौन कौन से ग्रहों पर पाई जाती हैं, बात ये हो रही है। तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जो गैस हैं ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून चारों ग्रहों पर पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें स्टार लगा दिया इन लोगों ने, क्योंकि इसमें से एक भी राइट ऑप्शन नहीं है। कैसे नहीं है? कौन कौन से ग्रह पे पाई जाती हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है इन लोगों ने? देखिए यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो पर है नहीं तो ये कट जाएगा। बृहस्पति, शनि और मंगल, मंगल पे है नहीं तो ये मंगल कट जाएगा यहाँ पर, है ना। यूरेनस, नेपच्यून और शुक्र, शुक्र पर नहीं है तो शुक्र कट जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर दे रखा है मंगल और शुक्र, जो दोनों पे ही नहीं है तो ये सारे कट जाएंगे। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून पर पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल के क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड, छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कौन से हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य, ठीक। ये चीज हम लोगों को याद रखना है। अब देखिए यहाँ से आ गया सूर्य, ठीक। सूर्य से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आजकल यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन दिया है ठोस, द्रव, गैस, ये होते हैं। गलत है, ये केवल द्रव, ये भी कट जाएगा। गैसीय अवस्था में ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने स्टार लगा रखा है, मतलब ये चार ऑप्शन गलत है, तो इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। अब आंसर क्या आएगा? सूर्य के अत्यधिक उच्चतम जो तापमान है यहाँ पर गैस और प्लाज्मा के रूप में ही मिलते हैं, है ना। जो भी यहाँ पर चीजें मिलेंगी वो गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलती है। तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। ठोस में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये तो हम शुरू से ही अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं। कौन से होती है? विखंडन से मत लगा देना, यहाँ पर रखना नाभिकीय संलयन याद रखना। नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है जो सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक।
सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए सूर्य ग्रहण कब होगा, आप लोग आराम से बता सकते हैं ये, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। तो हम लोग देखिए कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी में। पृथ्वी से जब हम लोग सूर्य को देखेंगे, बीच में चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य पे एक धब्बा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना, धब्बा दिखेगा, तो इसी को हम लोग कह देते हैं सूर्य ग्रहण, है ना। तो जब तो क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, सीधी सीधी बात है, जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तब सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ठीक, राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, न्यू मून डे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी आप लोगों को ये याद ही रखना पड़ेगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 150 के आसपास आप लोग याद रख लेना, 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास जो भी आए तो आप इसी को ऑप्शन सही तौर पे लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की निकटतम दूरी पर होती है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी जो है सूर्य की निकटतम दूरी पर कब होती है। तो निकटतम दूरी पूछ रहा है, तो निकटतम दूरी होती है 3 जनवरी को, याद रखिए। ठीक, और अगर यहाँ पे पूछता कि जो सबसे मतलब जो है निकटतम तिथि क्या होती है, निकटतम दूरी पूछ ली तो 3, और निकटतम एक और जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है 4 जुलाई, एक डेट आपसे और पूछ ले जाएगी, तो इसके विपरीत मान लेना। उपसौर और अपसौर दोनों हम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो उपसौर जो होता है वो होता है 3 जनवरी को, और जो अपसौर होता है वो होता है 4 जुलाई को। ठीक, ये दोनों डेट हम लोगों को याद रखना, एक हो जाएगी निकटतम दूरी और एक हो जाएगी निकटतम तिथि। ठीक, अब पृथ्वी पर आ गए, पृथ्वी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ग्रीन प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये हरी भरी है ना, इसलिए इसको ग्रीन प्लेनेट भी बोलते हैं। पृथ्वी से एक क्वेश्चन ऐसा आया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो क्या है, श्यान द्रव के कारण होता है ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं श्यान द्रव के कारण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपृथ्वी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है, कौन सा है रासायनिक तत्व। तो यहाँ पर भूपृथ्वी में बहुतायत सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन ही पाया जाता है, तभी यहाँ पर जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना लेता है, तो ये लेता है 8 मिनट, है ना, 8 मिनट और 19 सेकंड इसका राइट ऑप्शन होता है। मतलब टोटल मिला के हम लोग निकालेंगे तो 499 सेकंड होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 8 मिनट भी दिया हो तो इसके आसपास ही दिया है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 मिनट। लेकिन हम लोगों को याद रखना है 8 मिनट और कितना, 19 सेकंड, और टोटल अगर यदि सेकंड में हम लोग निकालेंगे तो 8 मिनट का मिनट को बदलने के लिए 8 × 60 और कर लेंगे, तो टोटल मिला के हो जाएगा ये 499 सेकंड। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की परिक्रमण दूरी जो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा, पहला पढ़ लेते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जो उत्तरी सिरा है पृथ्वी का, उत्तरी उत्तरी ध्रुव को, जो उत्तरी सिरे को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तरी ध्रुव, और नीचे के सिरे को क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें पूछा है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 45 अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी के अक्ष में समांतरता है, बिल्कुल सही है ये भी ऑप्शन। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, ये गलत दिया है। अपसौर होता है उसमें पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र नहीं होगी, मंद होगी। मंद क्यों होगी, इस समय सूर्य और पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है ना। तो ये डेट क्या हो जाएगी, सूर्य और पृथ्वी की डेट 4 जुलाई, ये 4 जुलाई की डेट हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलेंगे पेलहेलियन। ठीक है, ठीक, अब ये आ गया ऑप्शन, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। पहला और तीसरा सही है और दूसरा और चौथा यहाँ पर गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वही सब दिया है जो हम लोगों ने चर्चा कर ली है। पृथ्वी में परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ चली जाएगी, सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी या पृथ्वी पर चली जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के समय उसी कक्षा में घूमती रहेगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हम लोगों को लगता है कि साइंस से पूछे हैं क्या, लेकिन वो यहीं से हैं और आराम से ध्यान पूर्वक इनको पढ़ना है तो आराम से ही हो जाते हैं ये। चंद्रमा से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन और कारण देख लेते हैं। चंद्रमा से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। देखिए पृथ्वी से जब हम लोग चंद्रमा को देखेंगे तो एक फलक ही दिखाई देगा कि पूरा दिख जाएगा 3D में,
एक ही साइड का देखेगा ना, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है ना। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा घूर्णन का काल के पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतनी डिटेल्स पढ़ने की जरूरत बहुत ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रमा से क्या पूछा गया, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहां पे कोई वायुमंडल है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते, ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर एक और है कि चंद्रमा पर विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने जाते हैं, ये भी कुछ नहीं है। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। वायुमंडल नहीं है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। वायुमंडल ना होने के कारण कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बात करेगा तो वो वहां पर चंद्रमा पर सुनाई आपको नहीं देगा, है ना। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी चंद्र के बीच का कोण कितना हो जाता है? जब अर्धचंद्र हम लोगों को दिखाई देता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्र के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगी, तो ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन तो नहीं मानूंगा मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रह है, इसमें से ग्रह क्या है, देखिए सही मिलान है ना। तो ग्रह क्या है, यूरेनस। यूरेनस जो है ना, इसमें ग्रह है वरुण, है ना, सॉरी अरुण है। और उपग्रह क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा ही तो है, तो चंद्रमा हो गया। पुच्छल तारा क्या हो गया, हेली। कृत्रिम उपग्रह यान हो गया मैरिनर। ठीक है, तो ये मिल गया। ठीक, अब ब्लू मून, ब्लू मून की परिघटना जो होती है उसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, देखिए क्या देखा था हम लोगों ने ब्लू मून में, कि जब एक ही महीने के अंदर दो पूर्णिमा हो जाए तो हम उसी को कहते हैं ब्लू मून की घटना। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें। जब एक कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में चार पूर्णिमाएं हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो गया। जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में दो पूर्णिमाएं हो, ये भी गलत हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी। जब एक माह में दो पूर्णिमा हो, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो क्या होता है, उसका भार बढ़ जाता है, गलत। उसका भार घट जाता है, ये सही है। उसका भार घट जाता है, कितना है वहां पर, द्रव्यमान कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, जो भी आप भार यहाँ से ले जाओगे पृथ्वी से, तो वहां पर चंद्रमा पर जाकर उसका 1/6 हो जाएगा। ठीक, तो ये उसका भार वहां पर जाकर घट जाएगा। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो ये है 364,000 किलोमीटर। 365 दिन होते हैं हमारे, उसी से याद रखिए 365,000 किलोमीटर। ठीक, उसी के आसपास जो भी आ जाए तो 364,000 किलोमीटर याद रखिए। ठीक, एक देश अपने सैलनी परीक्षणकर्ता चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रमुख देश हुआ है, तो ये उसी समय का है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए देख लेते हैं हम लोग अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये इस टाइप, ये वाली लाइनें जो होती हैं, है ना, ये होती हैं 0, 30, है ना, और 30 नॉर्थ, 30 साउथ, तो ये होते हैं अक्षांश है। और देशांतर क्या होते हैं, तो ये होते हैं देशांतर। ठीक, ये हो गया, देख लिया। अब हम लोग समझते हैं क्या है। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो कहां पर है, तो ये बोल रहा है कि अंध महासागर में। ठीक, अंध महासागर में इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है। मतलब बात हो रही है प्रधान यामोत्तर, मतलब जो जीएमटी रेखा हमारी होती है, ठीक है, जीएमटी रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, तो ये काटती हैं गिन्नी की खाड़ी, आप लोगों ने पढ़ा होगा गिन्नी की खाड़ी में। अभी जब मैप अभी देखते हैं, मैं अपना दिखा देता हूँ मैं, देखिए ये है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये जो आ रही है यहीं से आती है, ठीक, यहाँ से आएगी, तो ये जो है यहाँ से काटते हुए ये गिन्नी की खाड़ी में ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देख ली। अब इसको बिगाड़ देते हैं क्योंकि अभी आगे इस पर और चीजें समझेंगे। ठीक, तो यही पूछ रहा था, तो हम लोगों ने अंध महासागर जो है वहां पे आएगा, लेकिन गिन्नी की खाड़ी आएगी, इसमें भी दे रखा है, देखिए है गिन्नी की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये जब हमारी मैपिंग पे यदि पकड़ होगी, मैपिंग वाली क्लास लगातार चल रही है, उनको आप लोग देख ही रहे होंगे, मैपिंग पे अगर हमारी पकड़ होगी तो इनको हम लोग मतलब सेंस ही लगा सकते हैं कि हाँ यही होगा, है ना। क्योंकि वो जो देखा होगा मैप की बार बार लोकेशन देखी होगी, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को खुद ही डील करने हैं। ठीक, अब पूछ रहा है कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, जब एक जगह का स्थानीय समय 5 बजा हो, है ना, तो वह यामोत्तर है, इसमें बताना। तब वो पूछ रहा है कि ग्रीनविच समय जो है जीएमटी पर दोपहर का समय है और एक जगह पर 5 बज रहे हैं, है ना, शाम के 5,
तो ये पूछ रहा है कि शाम के 5 बज रहे हैं तो वो किस लोकेशन पर आएगी, ये चीज हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मानते हैं हम लोग, जो एक मतलब एक वो होता है, एक देशांतर के बीच कितना वो होगा, 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 4 मिनट का अंतर यहाँ पर होता है। ठीक, ये देख ली। तो सबसे पहले इसको कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 1 आवर ले लिया, 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, पूछ कितना रहा है कि 5 बजे हुए हैं। देख लेते हैं, 5 ले लिया इधर, तो इसमें हो जाएंगे 60 × 5, मतलब 60 मिनट ले लिए और 5 बोले लिए, तो हो जाएंगे 300, है ना। बोल रहा है कि एक एक उसमें कितने होते हैं, 4 मिनट होते हैं, है ना। एक सेकंड, एक जो देशांतर के मध्य की जो होती है अंतर होता है समय में, वो 4 मिनट का होता है। तो फिर कर लेंगे 300 × 1/4, तो आ जाएगा कितना, 75, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी एक दो पूछ लेता है, तो ये सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है। और देखिए ये भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लेना। ये भी इस टाइप का ही क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। एक क्वेश्चन है कि किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए, तो देशांतर को बना लेना चाहिए, जल्दी पहुंच जाएगा। उसी टाइप का ये सॉल्विंग वाला क्वेश्चन ये भी है। इस टाइप से आप लोग ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब देखते हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देख लेते हैं। ठीक, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहले थोड़े से समझ लेते हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। इसके बाद जो भी इसके क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, तो ये देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से देश से होकर गुजर रही है। सबसे पहले देखते हैं विषुवत रेखा कहाँ से जा रही है, तो कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, है ना। सबसे पहले जाएगी, देखिए यहाँ से दक्षिण अफ्रीका, जो है अपना अमेरिका, यहाँ से तो सबसे पहला देश रहेगा इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के बाद कहाँ से जाएगी, कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद ये निकलेगी ब्राजील से। तो ये हो गए 3 देश, है ना। दक्षिण अमेरिका में 3 देश से इक्वेटर जाएगी। कौन कौन से देश से जाएगी, सबसे पहले इक्वेटर, और फिर कोलंबिया और ब्राजील। 3 देश याद होगा यहाँ से, कौन कौन से, इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राजील। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इधर मिलेगा हम लोगों को गैबोन, है ना। ये वाला एरिया जो है ये है गैबोन का। फिर मिलेगा कॉन्गो। ठीक, फिर इसके आगे मिल जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC। ठीक है, फिर युगांडा, है ना, फिर केन्या और सोमालिया। ये हो गए अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीकन कंट्री के सबसे पहले अमेरिकन कंट्री, दक्षिण अमेरिका में कितनी कंट्री, 3। और फिर अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका में कितनी कंट्री, 1 2 3 4 5 6, 6 याद रखना कौन कौन सी। सबसे पहले गैबोन, फिर इधर हो जाएगा कॉन्गो, फिर DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ठीक है, ये 4 5 याद, यहाँ से हो गई याद 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माली, है ना। यहाँ पे माली मिलेगा ना, तो माली। इसके बाद इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद किरीबात। तो इतना याद हो जाएगा इक्वेटर। अब देखिए ट्रिक आप लोग शायद बना रखे हो इसकी बहुत सारी, वो ट्रिक कभी कभी मिक्स भी हो जाती है, तो वो चीज अलग है। लेकिन अगर आप लोगों को याद रखना है, सीधा सीधा याद रखिए। 3 कंट्री कौन सी, दक्षिण अमेरिका में। 6 कंट्री कौन सी, अफ्रीका में। और 3 कंट्री कहाँ पे, एशिया में। एशिया में कौन कौन सी कंट्री, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ से आएंगे ईस्ट से, तो किरीबाती, इंडोनेशिया और माली, ये याद हो गई। और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में हो गई इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राजील, ये 3 याद हो गई आराम से, है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने देख ली है कि जो अफ्रीकन कंट्री है वहां पे देख लिए, ये देखिए गैबोन और कॉन्गो, DRC, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये 6 ये याद हो गई। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेटर। अब देख लेते हैं कैप्रिकॉन, है ना। कैप्रिकॉन में क्या क्या दिखते हैं, देखिए ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉन में सबसे पहले देखिए यहाँ से आएगी, तो सबसे पहले आएगा चिली, है ना। ये वाला पार्ट जो है ये है चिली सबसे पहले। ओके, फिर इसके बाद अर्जेंटीना, फिर पराग्वे, और यहाँ पे ब्राजील। 4 कंट्री ये हो गई। कौन कौन सी, सबसे पहले हो गई चिली, फिर अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। 4 कंट्री याद हो गई दक्षिण अमेरिका की। ठीक है, कौन सी में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और अफ्रीका में देखते हैं। अफ्रीका में भी 4 कंट्री, कितनी है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये नामीबिया,
फिर बोत्सवाना, है ना। बोत्सवाना के बाद फिर इधर मिल जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के बाद फिर इस साइड मिल जाएगा आपका मोजाम्बिक, है ना। 4 ये हो गई। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाना तो मेडागास्कर। 5 कंट्री ये हो गई। 4 ये और 5 ये, तो कितनी हो गई? 9। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर यहाँ पे मिलेगा टोंगा। टोंगा के बाद फ्रेंच पॉलिनेशिया। तो ये चीज याद हो गई। 3 यहाँ पर हो जाएंगी और 5 ये, 4 ये भी आप लोगों को अब याद हो गई होंगी। अब देखते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कहाँ कहाँ से होकर जाती है ये और देख लेते हैं। तो पहले देखिए, देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका से। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर आएंगे तो हवाई द्वीप, जो हवाई द्वीप है वहां से निकलती है। फिर उसके बाद मैक्सिको से, और यहाँ बहामा, ठीक है। क्यूबा के ऊपर एक बहामा आइलैंड है, वहां से भी होकर गुजरती है। तो ये 3 हो गई, ठीक है। सबसे पहले कौन सा? हवाई, फिर मैक्सिको, फिर बहामास, ठीक है। ये तीनों याद रहेंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीकन कंट्री में कौन कौन सी है। अफ्रीकन कंट्री में सबसे पहले ये जाएगी वेस्टर्न सहारा से, ठीक है। वेस्टर्न सहारा वाला एरिया है वहां से। फिर मोजाम्बिक, ठीक है। फिर माली, माली के बाद अल्जीरिया यहाँ पर, ठीक। अल्जीरिया के बाद फिर लीबिया, नाइजीरिया, है ना, और इजिप्ट। कितनी कंट्री हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंट्री इधर हो गई, और ये 3 टोटल पॉइंट इधर होगा, ठीक है। अब देखते हैं एशिया में। एशिया में याद कैसे करेंगे? सबसे पहले जो कॉर्नर वाली मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे याद कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले सऊदी अरेबिया, है ना। सऊदी अरेबिया के बाद फिर ये वाला पार्ट है तो यूएई, और ये वाला पार्ट हो गया ओमान, ठीक। तीनों याद हो गई, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, ठीक। अब आगे बढ़े तो आगे अपना सबसे पहले आएगा इंडिया। तो बगल में सबसे बगल में क्या है यहाँ पे? बांग्लादेश। थोड़ा आगे जाएंगे तो म्यांमार, है ना। म्यांमार के बाद चाइना, चाइना के बाद ताइवान, ठीक। ये भी याद हो गई। कौन कौन सी? पहले एशिया में देखेंगे 3 कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, और उसके बाद आगे बढ़ने पे इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान, ठीक। ये चीज याद हो गई। फिर एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। सबसे पहले देखिए यहाँ से कौन सा? हवाई, हवाई द्वीप। फिर ये वाला एरिया हो गया तो मैक्सिको, बहामास, ठीक है। ये 3 याद रहेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग एशिया की पहले, है ना। एशिया की कौन सी? सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, ठीक। फिर इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, और ये हो गया ताइवान, ठीक। ये हो गई याद, वहां पे भी हो गई याद। अब देख लेते हैं जो अफ्रीकन कंट्री बची हुई है वो। देखिए, ये हो गया वेस्टर्न सहारा, ये ये हो गया वेस्टर्न सहारा और अल्जीरिया, ठीक है। और यहाँ हो गया मॉरिटानिया, है ना। ये मॉरिटानिया हो गया। फिर माली, यहाँ पे ऊपर लीबिया और नाइजीरिया, ठीक। अब आप लोगों को शायद सारे याद हो गए होंगे। तब भी आप लोग देखोगे तो ऐसे ही देख लेना। ट्रिक अगर कोई होगी तो वो मस्ती की पाठशाला वाली सीरीज में आप लोगों को बता दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई ट्रिक होगी बेहतरीन, ठीक। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इससे। क्वेश्चन आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है वो किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था इसमें? देखिए, गैबोन देखा था, सोमालिया देखा था, और गिनी भी देख लिया था, है ना। क्या नहीं देखा है यहाँ पे? सॉरी, गिनी नहीं देखा था इसमें, है ना। गैबोन, सोमालिया देखा था। 1 मिनट के लिए हम लोग इक्वेटर देख लेते हैं। देखिए, ये है गैबोन है यहाँ पर। यहाँ पर ना तो गिनी आ रहा है, गिनी यहाँ है ऊपर, और ना ही यहाँ पर एक और क्या दिया हुआ है, सोमालिया तो दिया हुआ है, रवांडा, रवांडा भी नहीं है, ठीक है। तो 2 हैं और 2 नहीं है। तो पूछ रहा है कि कौन से नहीं गुजरते हैं। तो 3 और 4 यहाँ पे नहीं गुजरते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक। ये सारे वही दिए हुए हैं नाम जो हम लोगों ने पहले ही देख लिए हैं, ठीक। तो ये चीज देखने की अब इतनी जरूरत है नहीं। अब पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, मतलब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो ये हम लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से गुजरती हैं, है ना। देखिए, कौन से गुजर रही हैं। ये कोई महाद्वीप दिख रहा है यहाँ पर? देखिए, ये महाद्वीप दिख रहा है, तो दिख रहा है।
तो अफ्रीका से ये तीनों गुजरती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर अफ्रीका। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतास कितना होता है? तो ये होता है 43.0 डिग्री। ये आप लोग याद रखना, ठीक, इसको रट लेना। अब कर्क रेखा नहीं गुजरती है, पूछ रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कौन से देश से नहीं गुजरती है कर्क रेखा? ये हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए हम लोगों ने एशिया में 3 कंट्री वहां देखी थी, कौन कौन सी? यूएई देखी थी, और ओमान, ठीक है, और कौन सी? सऊदी अरेबिया। लेकिन ईरान नहीं देखी थी इसमें से, है ना। ईरान यहाँ पर नहीं निकलती है, बाकी इन सारे देशों से गुजरती है। सबसे पहले तो 3 कंट्री देखी थी, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, और उसके बाद देखा था इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। ठीक है, तो यहाँ से नहीं गुजरती है, तो ईरान से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? देखिए, बोलिविया से, पराग्वे से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, और बोलिविया से नहीं गुजरती। बोलिविया थोड़ा सा ऊपर है, चिली से गुजरती है। तो हम लोगों ने 4 कंट्री देखी थी साउथ अमेरिका में, कौन कौन सी देखी थी? चिली, ठीक है, चिली के बाद क्या देखा था हम लोगों ने? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के क्या देखा था? पराग्वे, और पराग्वे के बाद क्या देखा था? ब्राजील। 4 कंट्री देखी थी, जिसमें से ये बोलिविया बिल्कुल नहीं था, तो ये हो जाएगा राइट। देखिए आराम से हो जा रहा है। अब वही कंट्री की ये दिए हैं जो हम लोगों ने पहले ही देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत मतलब इक्विनॉक्स वर्ष में 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, कौन सा होता है? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है, तो इसको याद रखना है। कौन सा? 21 मार्च, 23 सितंबर होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक, याद रखना है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, कहाँ पर होगा उत्तरी गोलार्ध में? तो ये होगा हमारा विषुवत रेखा पर, सीधी सी बात है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है यहाँ पे, तो यही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? कौन सी तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? ये होता है हमारा 21 जून को। ठीक, क्योंकि सूर्य जो होता है, सूर्य का उत्तरायण हो रहा होता है उस समय। और सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में यदि पूछे, ये पूछा है हमसे हम लोगों से, कौन सा? उत्तरी गोलार्ध में। और यही दक्षिणी गोलार्ध में यदि पूछे तो फिर होता है यहाँ पर 21 और 22 दिसंबर। ठीक है, ध्यान रखना है, वहां पर हो जाएगा यहाँ पर 21 जून, और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा 21 दिसंबर। ठीक, ये क्वेश्चन खूब आता है और खूब गलत करते हैं, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, कहाँ पर दिखाई देगा मध्य रात्रि का सूर्य? तो उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव पर भी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भूगर्भिक इतिहास से। देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर से जैसे क्वेश्चन आए हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं कैसे आए हैं। अगर हम लोगों को तीनों याद हैं, देश कितने देशों से होकर गुजर रही है, तो कैसे भी क्वेश्चन वो पूछ लेगा, हम लोगों से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एक चीज, दूसरी चीज डेट याद होनी चाहिए, कौन सी डेट को सबसे बड़ा दिन होता है, कौन से को सबसे छोटा दिन होता है ना। उत्तरी गोलार्ध में कौन से दिन बड़ा दिन होता है, कौन सा छोटा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो हमसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देख लीजिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जो भूगर्भिक इतिहास है उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी यूरेनियम डेटिंग होती है, उसी से ही हम लोग आयु पता करते हैं पृथ्वी की। तो यूरेनियम डेटिंग, ये तो हम लोगों को याद ही होती है ना। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्म साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला था आर्कियन यौन से, जो कि 3.5 जो बिलियन वर्ष पूर्व का था, और इसमें ये ऑप्शन है नहीं, 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व, है ना। तो ये रहेगा। तो ये क्वेश्चन 2005 में पूछा था और फिर हटा दिया गया होगा उस समय, तभी इस पे स्टार लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, जिसे क्या कहते हैं? जिसे बताइए, एक पृथ्वी पर एक विशाल भूखंड था, उसको क्या कहते हैं? पेंजिया। पेंजिया मिला था ना सबसे पहले, पेंजिया था, है ना। और फिर पेंजिया को 2 भागों में हम लोगों ने बाद में बांटा था। पेंजिया था और पेंजिया को 2 भागों में बांटा था। तो उत्तरी भाग को क्या कहा था? लॉरेशिया, है ना। और दक्षिणी भाग को क्या कहा था यहाँ पर? गोंडवाना लैंड, है ना। तो लॉरेंसिया में जो देश थे, तो ये उत्तरी अमेरिका, है ना, यूरोप और एशिया, जो ऊपर वाली कंट्री थी, ग्रीनलैंड वगैरह ये थे। और जो दक्षिणी भाग में बांटा गया था गोंडवाना लैंड, तो उसमें कौन कौन से देश थे? जैसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका हो जाएगा, मेडागास्कर भी हो जाएगा, है ना। और इस साइड को आएंगे तो अरबी प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, जो भारतीय प्रायद्वीप वाला एरिया है, एशिया तो रहेगा नॉर्थ वाले में, लेकिन भारतीय प्रायद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है ना। हम लोगों ने पढ़ भी रखा है गोंडवाना। और ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा,
और अंटार्कटिका भी हो जाएगा। ठीक, तो ये था पैंजिया, और पैंजिया को जब दो भागों में बांटा, लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड, तो ये देश कंट्री सारे बट गए थे। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित महाद्वीप में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? देख लेते हैं। अभी उत्तरी अमेरिका नहीं था, उत्तरी किसका था? लॉरेंशिया का भाग था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये पूछ रहा है कि ये काल के अनुसार लगाइए कि कौन से पहले है कौन से बाद में है। तो देखिए, देख लेते हैं। अभी सबसे पहले कौन से आए थे? कवच वाले जीव आए थे, है ना। तो कवच वाले जीव इसमें दे रखे हैं, तो इसको रख लेंगे नंबर 1 पर। नंबर 2 पे फिर कीट आए थे, तो कीट रख लेंगे। नंबर 3 पर फिर क्या आए थे? सरीसृप आए, है ना। और नंबर 4 पर रख लेंगे स्तनधारी। स्तनधारी सबसे लास्ट में आए। ठीक, तो क्या हो जाएंगे? सबसे पहले कवच वाले जीव, फिर पहले कीट आए तो उनको, फिर सरीसृप, फिर स्तनधारी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लगा लेते हैं अब हम लोग सिक्वेंस में। तो सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 1 और 4, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कालों में से किसे लघु हिमकाल कहते हैं? तो देखिए, लघु हिमकाल का जो समय था वो 1300 से 1870 के बीच का काल था। तो इसमें से जो ऑप्शन इसमें आ रहा होगा, मैच कर रहा होगा, उसको हम लोग लगा लेंगे। देखिए, 700 800 ये नहीं, 900 से 1250 ये भी नहीं हो जाएगा, 8000 से 10,000 ये भी नहीं रहेगा, 1650 से 1870। तो लघु हिमकाल हम लोगों ने देखा है कितने में होता है, तो 1300 से 1870 के बीच था, तो 1650 से 1870 के बीच, सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसीएस 2017 में ये पूछा गया था, और ये बड़ा ही अटपटा क्वेश्चन है ना। तो ये इस यहाँ पूछा जाता है, तो इसको याद रख लेना आप लोग। ये क्वेश्चन फिर से भी पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि उनको कालक्रम में रखना है। ठीक है, जो कालक्रम रहेगा उसमें रखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या आएगा? सिहावल जमाओ, ये कब आया था? निम्न पुरापाषाण काल में। फिर उसके बाद आया था पटपरा वाला, है ना। तो नंबर 1 का ये हो गया, नंबर 2 पे हो जाएगा पटपरा जमाओ। ये कब आया था? मध्य पुरापाषाण काल में, है ना। फिर इसके बाद आया बागुर, तो इसको रख लो तीसरे पर। और ये कब आया था? उच्च पुरापाषाण में। और खैतौनी वाला आया है नवपाषाण काल में, तो इसको रख लीजिए 4th पर। कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। 4 1 3 2 बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि राजस्थान मरुस्थल तथा थार मरुस्थल निम्न में से किसका विस्तार है? तो किसका विस्तार है? ये प्लीस्टोसीन का, और अभिनव जमाव भी इसको बोलते हैं। तो इसका याद है, ये याद रखिए। अब देख लीजिए, ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्वालामुखी से क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ज्वालामुखी क्लास आप लोगों ने की होगी, तो उसमें ज्वालामुखी को बांट के बताया गया होगा। सबसे पहले कौन से थे? सक्रिय ज्वालामुखी, है ना। सक्रिय ज्वालामुखी के बाद फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी, है ना। और फिर थे मृत ज्वालामुखी। तो ये 3 चीजों में हम लोगों ने ज्वालामुखी को बांट रखा था। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा याद नहीं। सक्रिय ज्वालामुखी देखिए अपने आप याद हो जाएंगे जब आप लोग प्रसुप्त और जो मृत ज्वालामुखी है उनको याद रख लोगे। मृत में बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 ज्वालामुखी है, वो चीजें हम लोग देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी आपको कहां पर मिलेगा? तो ये हम लोग देख लेते हैं। माउंट कोटोपैक्सी में दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगा, मैप के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस वाली लोकेशन पे हम लोगों को मिलेगा माउंट कोटोपैक्सी, है ना। ठीक, तो ये देख लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोना लोआ। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ पे मिलेगा? तो हवाई द्वीप में मिलता है, ये हवाई द्वीप में। अब देखिए, अगर हम लोगों ने जो मैपिंग वाली क्लास चल रही है वो कंप्लीट कर ली होगी, तो हम लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी कि कौन सी जगह पर, कौन सी लोकेशन पर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत मिल रहा है, या कौन सा सक्रिय या कौन सा मृत जो ज्वालामुखी है वो मिलेगा। तो अब हवाई पर्वत की यहाँ पर आई है मोना लोआ की बात। तो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पर मिलता है? हवाई पर। तो अब हम लोगों को लोकेशन पता होना चाहिए कि हवाई कहाँ है, और दिखना चाहिए ये। तो हवाई कहाँ पर मिलेगा हम लोगों को? ये वाला देखिए, ये वाला जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी वाला क्षेत्र है, कैलिफोर्निया के बराबर में, यहाँ पर हवाई द्वीप मिलेगा, वहीं पे मिलेगा मोना लोआ, और जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए, एकांका गोवा, जो एकांका गोवा है ये मृत ज्वालामुखी है, और बाकी ये सारे सक्रिय ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। कोटोपैक्सी देख लिया हम लोगों ने। एटना कहाँ पर मिलेगा? इटली में मिलेगा। और फ्यूजियामा कहाँ मिलेगा? जापान में मिलेगा। तो ये हम लोगों ने तीनों देख लिए। तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 2 3 और 4। ठीक है, अब ये आप लोगों को याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है, मतलब क्रियाशील मतलब सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर पूछ रहा है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ठीक, अब बताइए कौन सा है सक्रिय
एकांकागुआ बिल्कुल नहीं है, एटना, एटना है, और किलिमंजारो भी नहीं है। किलिमंजारो कौन सा है, ये भी मृत है। और एकांकागुआ कौन सा है, ये भी मृत ज्वालामुखी है ना। सक्रिय पूछा है तो एटना और वेसुवियस दोनों ही कहाँ पर है, दोनों ही इटली में है, और दोनों ही यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है। 2 और 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी आंसर। ठीक है, अब इनकी देखिए अगर लोकेशन आपको याद होगी तो लोकेशन से आधी चीजें आप लोग कर लोगे, और फिर ये चीज हम लोगों को याद होनी चाहिए, कम से कम 2 कर लो, है ना। जैसे मृत में कम है तो मृत याद कर लो, और प्रसिद्ध ज्वालामुखी कर लो, क्योंकि उसमें तो 2-3 ही है। तो सक्रिय ज्वालामुखी फिर मान लीजिए कि जो भी आएगा वो सक्रिय ज्वालामुखी रहेगा, है ना। सक्रिय ज्वालामुखी यदि याद करते रहोगे, अलग अलग याद करोगे, सारे याद भी नहीं होंगे, और जब एंड टाइम पे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब देखिए भूमध्य सागर में पता होना चाहिए कि भूमध्य सागर के आसपास कौन सा जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है यहाँ पर, तो वो है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये हम पहले ही क्वेश्चन देख चुके हैं। सक्रिय सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, केलायू। केलायू कहाँ पर मिलेगा आपको, केलायू मिलेगा हवाई द्वीप पर, और हवाई द्वीप की लोकेशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया है, कैलिफोर्निया के बराबर में हम लोग पश्चिम की ओर जाएंगे तो वहां पर मिल जाएगा हम लोगों को हवाई द्वीप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ सही मिलान करने आए हैं वो लोग, वो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए एटना कहाँ पर मिलेगा आपको, तो एटना मिलेगा आपको यहाँ पे सिसिली द्वीप, जो इटली का सिसिली द्वीप है वहां पर मिलेगा एटना। तो अभी अभी नहीं तो ये हो जाएगा कंफ्यूजन की अभी तो हमने एटना इटली में पढ़ लिया, तो एटना इटली का सिसिली द्वीप जो है उस पर ही है माउंट एटना। ठीक है, तो माउंट एटना सिसिली पर हो गया। विशुवियस, विशुवियस कहाँ पर हो गया, तो विशुवियस हो जाएगा आपका इटली में। ठीक है, दोनों इटली की हैं। फिर एरिबस, तो एरिबस हो जाएगा हमारा रास द्वीप पर, और कोटोपैक्सी तो इक्वाडोर पर है ही। तो ये चीज हम लोग को अब याद हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट फिर से सही मिलान है, तो ये भी आप लोगों को सब पता होगा, सारे के सारे देखिए ये सब आए हुए क्वेश्चन है, रिपीट कर गया है, 2015 में आया, और इससे पहले भी हम लोग देखिए सारे के सारे देख चुके हैं, है ना। देख लीजिए, फिर भी देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे बात हो रही है कि माउंट किनाबालू, तो माउंट किनाबालू आपका कहाँ मिलेगा, मलेशिया में, ये याद रखना। अलबुर्ज नाम से ही समझ में आ रहा है, अलबुर्ज कहाँ पे मिलेगा, अलबुर्ज इसमें देखिए कहीं भी कोई भी मुस्लिम कंट्री दिख रही है तो हाँ बिल्कुल दिख रही है, ईरान, तो अलबुर्ज हो जाएगा ईरान से। अकांकागुआ हम लोगों को पता है कि अर्जेंटीना में है, और किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में। ठीक, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फिर से वही मिलान आ गया, तो ये सारे के सारे हमको पता है तो हम क्यों ही इसको लगाएंगे, है ना। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो कराकाटुआ है वो इंडोनेशिया में है ना। इंडोनेशिया में ये मिल जाएगा आप लोगों को, जब इंडोनेशिया में आप लोग सर्च करोगे तो कराकाटुआ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा इंडोनेशिया में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए वही मिलान करने वाला आ गया, और सबके हम लोग मिलान कर चुके हैं, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं भूकंप, भूकंप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो रिंग ऑफ फायर की बात हो रही है सबसे पहले तो, कि रिंग ऑफ फायर किस चीज से संबंधित है, किस किस से संबंधित है, तो देखिए ज्वालामुखी से हो जाएगी, भूकंप से हो जाएगी, ज्वालामुखी से हो जाएगी, और प्रशांत महासागर में ये स्थित है रिंग ऑफ फायर, तो ये हो जाएगी प्रशांत महासागर में। जंगल की आग से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, तो ये अपने आप ऑप्शन कट जाएगा। और रिंग ऑफ फायर कहाँ पे बन रहा है, ये आप लोगों को मैं थोड़ा लोकेशन पे बता देता हूँ कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पे बनेगी। देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ से इस टाइप से ये रिंग ऑफ फायर बनेगी, है ना। ठीक, ये हो जाएगा रिंग ऑफ फायर का क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, ये हम लोगों को पता ही है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे, रिएक्टर से नापते हैं, है ना। फिर पूछ रहा है कि भूकंप तरंगों का मापन के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, सीस्मोग्राफ का किया जाता है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग छोड़ देंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है, तो बताइए भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो जो है इसका क्या कारण है कि भूकंप ग्रहणशील क्षेत्र है ये। सबसे पहले हम लोगों ने यही देख लिया है कि ये प्लेट जो टेक्टोनिक क्रिया है ये यही इसी के माध्यम से ये उपजा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब ज्यादा टाइम इसमें नहीं लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, देखिए जैसे कहीं पर भूकंप आया तो हम लोग सबसे पहले यही पता करने की कोशिश करते हैं ना कि इसका एपिसेंटर क्या है। एपिसेंटर को ही बोलते हैं अधिकेंद्र। तो सबसे पहले यदि कहीं पर भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है तो वो अधिकेंद्र पर किया जाता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र मतलब एपिसेंटर, है ना।
अब महाद्वीप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो देख लेते हैं कि महाद्वीप से आज के टाइम पे कैसे ट्रेंडिंग कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है, तो देखिए ये तो अब आप लोगों को पता ही है, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कई बार कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पर आप लोगों को महाद्वीप मिलेंगे, अफ्रीका कंट्री में देश है महाद्वीप में, है ना, फिर यूरोप में, फिर एशिया में, और फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में। इस टाइप से हम लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में कितने देश है, 54 देश है ना। और यूरोप में कितने, 49 देश हो गए, है ना। और एशिया में कितने देश मिलेंगे आपको, टोटल 48 देश मिलेंगे। उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिण अमेरिका में 12। इतने ही याद रखोगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट कर लोगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो अब वही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या ही करेंगे, ये तो आप लोग देख के ही कर लोगे ये वाले क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो विश्व की पर्वत श्रेणियों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, हम लोग लोकेशन के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए ये जो है ये है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में आप लोगों को यहाँ पे मिली होगी एक एंडीज पर्वत श्रृंखला, है ना। ये 7 देशों से होकर गुजरती है और ये सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसी को हम लोग राइट ऑप्शन में रख देंगे। और इसमें पूछा है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो कौन सी है, एंडीज। उसके बाद कौन सी आएगी, तो उसके बाद आएगी हमारी फिर यहाँ पे रॉकी, है ना। उसके बाद फिर हमारा हिमालय है। तो ये 2-3 क्वेश्चन अब इससे ही सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में उनकी ऊंचाइयों को अवरोही क्रम में देखिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो अवरोही क्रम में रख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया एंडीज हो गया नंबर 1 पर, है ना। और नंबर 2 पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये है रॉकी, रॉकी हो जाएगा यहाँ पे नंबर 2 पे। नंबर 3 पे हो जाएगा हिमालय। तो इस टाइप से क्वेश्चन खुद ही हो जाएगा, अब अपने आप ही हो जाएगा, है ना। हिमालय से भी ज्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला, सॉरी मैं ये भूल गया हूँ बताना, तो वो हो जाएगी, इसमें ऑप्शन में नहीं है लेकिन जब आएगी बात तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया वाली है वो आ जाएगी। तो अगर वैसे बात की जाए ऑल ओवर में, तो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ ऑप्शन के हिसाब से तीसरे पे है, लेकिन वहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद चौथे स्थान पर आएगी ऑल ओवर में। सबसे पहले एंडीज, नंबर 2 पर रॉकी, तीसरे पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया वाली, चौथे पर फिर हमारी आ जाएगी हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पर्वतों का सागर का, किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, ये दिया गया है। तो ये कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर है, इसकी लोकेशन में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला है जो कनाडा वाला एरिया है ना, कनाडा वाले एरिया में आपको पश्चिम वाले एरिया में ये वाला एरिया है, ये है ब्रिटिश कोलंबिया वाला क्षेत्र। और उसी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पर्वतों का सागर। अगर ये क्वेश्चन आगे कभी आए तो उसको याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो व्हाइट पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं, आपने एक जगह सुनी होगी अपलेशियन पर्वत, है ना। अपलेशियन पर्वत के आसपास वाला इलाका है, और अपलेशियन पर्वत कहाँ पर, क्यूबेक से बर्मिंघम तक है। तो वहीं जो यूएसए है वहीं पर आपको व्हाइट पर्वत पाए जाएंगे अपलेशियन पर्वत के आसपास वाले इलाके में। ठीक, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखिए डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया, जो उसी की बात हो रही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, तो ये है दक्षिण पश्चिमी तट पर। नहीं, डार्लिंग श्रृंखला की बात हो रही है, तो ये दक्षिण पर्वतीय दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर। अब है भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी सीमा निर्धारित करने वाली 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी हैं, तो इनमें से कोई नहीं है। देखिए खासी, पटकोई और अराकान ये भी नहीं है, अकाई पर्वत भी नहीं है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी नहीं है। तो यहाँ पर फिर बात होती है कि कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी, देखिए जो भारत को म्यांमार से अलग करती है, तो इस टाइप की जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और जो मिजोरम मणिपुर वाला एरिया है, वहीं पर आपको मिलेगी नागा, है ना, नागा चिन लोशोई, है ना, ये है। और वहीं पर आपको मिलेगी पटकोई, पटकोई बुम, है ना, ये होगी। इनमें से कोई ऑप्शन आता तो राइट ऑप्शन हो जाता। ठीक, अब देख लेते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, जो जर्मनी वाला एरिया है, स्विट्जरलैंड से लगा हुआ, और जो जर्मनी वाला इलाका है वहां पर आपको मिल जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये चीज याद रखना है। निम्नलिखित पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है, कौन है राइन नदी के किनारे, राइन नदी कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट के पास से ही निकलती है, तो ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्लैक ब्लैक पर्वत जो है वो अवस्थित है कहाँ पर है, ब्लैक पर्वत
ब्लैक पर्वत हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, लेकिन ब्लैक पर्वत है वो है यूएसए में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कौन सा यहाँ पर टर्सरी पर्वतीकरण का इनाम नहीं है? अपलेशियन पर्वत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अपलेशियन के अलावा कौन कौन से हैं यहाँ पर? आल्स हैं, एंडीज हैं और हिमालय पर्वत, ये तीनों है टर्सरी के। और जबकि जो अपलेशियन पर्वत है वो प्राचीन पर्वत का उदाहरण है ना। तो ये चीज याद रखना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, अपलेशियन पर्वत। ठीक, ड्रैंक्सबर्ग पर्वत, ड्रैंक्सबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में, है ना। दक्षिण अफ्रीका के भी, दक्षिणी अफ्रीका में भी लेसोथो में है। ठीक है, वहां पर आप लोग उसको सर्च करोगे तो आपको लोकेशन वहां पर दिख जाएगी। ठीक, अभी आ जाएगा मिलान। किलिमंजारो, देखिए आप लोग खुद ही मिला लोगे। जो किलिमंजारो है वो तंजानिया में है। और माउंट टुबकल कहाँ पर है? टुबकल हम लोगों ने पढ़ी थी मोरक्को में, और अभी जो मैपिंग पढ़ाई जा रही है उसमें भी इसको देख लेंगे तो उसमें भी हम लोगों को ये दिखाई दे जाएगा। फिर इसके बाद स्टैनली, स्टैनली कहाँ पर हो जाएगी? युगांडा में। और होगर हो जाएगी अल्जीरिया में। तो ये सारे हम लोगों ने देख लिए। फिर से देखिए वही मिलान आ गए हैं, है ना। मैकेंजी, तो मैकेंजी यहाँ पर कहाँ पर है? कनाडा में मैकेंजी, माउंट मैकेंजी हम लोगों ने देखा है कनाडा में, है ना। और अलेगनी, अलेगनी हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। कैम्ब्रायन, कैटाब्रियन हो जाएगा स्पेन में, कैटाब्रियन। और एल्बोस ईरान में। तो ये हो गए राइट ऑप्शन। देखिए फिर से वही मिलान आ गया, तो इसमें आप लोग मिला लोगे, है ना। माउंट टिटलिस कहाँ पर है? ये भी स्विट्जरलैंड में है, काफी फेमस है, तो ये भी आप लोग कर लोगे। इटली में इसमें से कौन सा अवस्थित है? एपी 9 अवस्थित है, ये भी हो जाएगा। ये देखिए फिर से वही मिलान आ गया। तो ये आप लोगों को सब याद है, पहले ही हम लोग कर चुके हैं। अब पठार की बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े से पठार के क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पठार से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद इस क्लास को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए अब इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक, तिब्बत के पठार का समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है यहाँ पर औसत ऊंचाई? तो वो है 5 किलोमीटर, ये याद रखना है। निम्न में से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा पठार इनमें से कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा पठार तो कोलोराडो है, लेकिन अगर पूछा जाए वैसे कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है ना। टेलीग्राफिक पठार पूछ रहा है, टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक तट का हिस्सा है। ये चीज हम लोगों को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? घाटियों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये आ गई अब बात। तो देखिए पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, मतलब डेथ वैली इसी को कहा जाता है ना। डेथ वैली जो है वो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है। ये चीज आप लोगों को याद रखना, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी शायद देखिए आगे भी 2-3 बार क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए फिर से आ गया डेथ वैली से क्वेश्चन, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। फिर से देखिए डेथ वैली से, तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचशीर घाटी अवस्थित है। पंचशीर घाटी हम लोगों ने बार बार देखी है। पंचशीर घाटी जो छत के ऊपर जो है ना, हम लोगों को इंडिया के ऊपर जो छत बनी हुई है उसके जस्ट बगल में अफगानिस्तान में है पंचशीर की घाटी। ये चीज आप लोग को याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली की बात हो रही है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए जो कैलिफोर्निया वाला है, ये वाला ही मैं लोकेशन दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये वाली जो इलाका है यहाँ पे आपको मिलेगी सिलिकॉन वैली, जो कैलिफोर्निया के जस्ट नॉर्थ वाला इलाका है, यहाँ पे आपको सिलिकॉन वैली मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख लेंगे लोकेशन, अगर हमने मैपिंग अच्छे से की होगी तो लोकेशन तुरंत याद आ जाएगी, है ना। पूछ रहा है टेलर घाटी, है ना, टेलर घाटी अंटार्कटिका में है, ये चीज याद रखना है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पर अवस्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों को मिल जाएगा, है ना। अब इनके लिए मैं क्या ही कहूंगा, ये कहूंगा कि मैपिंग बार बार पढ़िए। मैपिंग में आप लोग ये चीजें मार्क जरूर कीजिए, और मार्क करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखिए पूछ रहा है बृहद बेसिन, मतलब बृहद बेसिन की बात हो रही है। बृहद बेसिन मतलब ग्रेट बेसिन इसी को कहा जाता है ना। ग्रेट बेसिन कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भी आप लोगों ने 100 बार पढ़ रखा होगा इसको। यूएसए, मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, आपको ग्रेट बेसिन उसी में मिल जाएगा। ठीक, और राजाओं की घाटी कहाँ पर मिलेगी? तो राजाओं की घाटी, राजाओं की, राजा सबसे ज्यादा देखिए मिस्र में, ये आपको राजाओं की घाटी मिलेगी, है ना। ये सब मैपिंग के वो पोर्शन है जो आपको सिर्फ और सिर्फ मैप के माध्यम से याद करने हैं। बार बार लोकेशन उनकी भरोगे आप, पूरी घाटियों की, पूरी पर्वतों की, पूरी पठारों की, है ना। और रेंज जो है, रेंज कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, वो सब आपके समझ में आ जाएगा जब आप मैपिंग की क्लास अगर लगातार जो भी कर रहा होगा उसको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लग भी नहीं रहे होंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का बचा हुआ है। अंधी घाटियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, ये हो गया हमारे आज का सेशन पूरा खत्म, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास को अब हम आगे बुलाएंगे कल, है ना। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।